नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देव कृष्ण इंटर कॉलेज सगवर उन्नाव आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग पादपों के श्वसन के भाग 2 के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने श्वसन के जो भाग 1 है उसका पूर्व में अध्ययन कर लिया है और उसमें हम लोगों ने जो अध्ययन किया है, आइए उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। बच्चों, जो पौधों में श्वसन का भाग 1 था उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि श्वसन क्रिया क्या होती है, पौधों में श्वसन क्या होता है, पौधों में श्वसन की क्रिया में गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है, पौधों के कौन कौन से अंग होते हैं जहाँ पे गैसों का विनिमय होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, कोशिकीय श्वसन पौधों में जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, किस भाग में पाया जाता है, इसके विषय में हम लोगों ने जानकारी पाई थी। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, श्वसन कोशिकीय श्वसन का जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है ग्लाइकोलिसिस, ये क्रिया कैसे होती है, पौधे के किस भाग में संपन्न होती है और इससे क्या बनता है, इसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी थी। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के पश्चात जो पायरुविक अम्ल बनता है इसका विघटन किस प्रकार से होता है, इसके ऑक्सी विघटन और इसके अनाक्सी विघटन के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी थी। अर्थात इसका जो ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन दोनों में जो इसका प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करी थी। हम लोगों ने अनाक्सी श्वसन के विषय में भी जानकारी प्राप्त की थी और किण्वन के विषय में भी अध्ययन किया था। आइए अब हम लोग आज इस अध्याय पादपों में श्वसन भाग 2 के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसके शिक्षण बिंदुओं पे एक नज़र डाल लेते हैं। आज के हमारे शिक्षण बिंदु होंगे, हम लोग सबसे पहले क्रेब्स चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र के विषय में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ऑक्सी श्वसन का जो सारांश है उसको देखेंगे। श्वसन गुणांक क्या होता है, विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का जो श्वसन गुणांक होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एम्फीबॉलिक पथ क्या होता है इसके विषय में जानकारी हम लोग आज इस भाग में प्राप्त करेंगे। और श्वसन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, अर्थात श्वसन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसमें प्रकाश का, ताप का, जल का, ऑक्सीजन का, कुछ संदमकों का और श्वसन क्रियाधारों का क्या प्रभाव होता है, इसके विषय में जानकारी कर पाएंगे। और श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रेब्स चक्र से। बच्चों, कि जैसा हम लोगों ने भाग 1 में देखा कि जो कोशिकीय श्वसन होता है ये कई चरणों में संपन्न होती है। इसका जो प्रथम भाग है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, जिसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक अम्ल होता है। फिर हमने ये देखा कि पायरुविक अम्ल का विघटन होता है, उसका जो विघटन होता है तो उसके पश्चात जो बनता है उसके बाद जो है क्रेब्स चक्र की शुरुआत होती है। जो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत फिर पायरुविक अम्ल, इसका ये जो चक्र है ये चलता रहता है। इसके विषय में देखते हैं, ये जो क्रिया होती है इसकी खोज हैंड्स एंड लैब ने सन 1937 में की थी। क्रेब्स चक्र एक ऐसी क्रिया होती है जो कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में एक ग्लूकोज अणु के विघटन से 2 पायरुविक अम्लों का निर्माण होता है और 2 पायरुविक अम्लों के जो समायोजन के लिए क्रेब्स चक्र की क्रिया 2 बार संपन्न होती है। इसके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। इस क्रिया में पायरुविक अम्ल के विघटन से जो बना हुआ एसिटिल कोएंजाइम होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, एक चक्र में होता है और इसी को हम लोग क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है और ये जो क्रिया होती है, हमारा जो क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, ये कई चरणों में संपन्न होती है। बच्चों, ये जो चक्र होते हैं, हम उन चक्रों का जो विभिन्न स्तर होते हैं, विभिन्न पद होते हैं, इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके जो प्रथम पद होता है क्रेब्स चक्र में, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो इस चक्र का जो प्रथम चरण होता है, इसमें पायरुविक अम्ल के विघटन से जो एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है वो क्रेब्स चक्र के अंतिम उत्पाद के रूप में बने हुए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। सिट्रिक अम्ल का जल वियोजन होता है जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं और सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इस चरण का जो इसका तृतीय चरण होता है, इसमें क्या होता है, सिस एकोनिटिक जो अम्ल होता है उसका जल योजन होता है और अर्थात हाइड्रेशन होता है, जल उसमें जुड़ता है और आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है।
इसको हम लोग यहाँ पर इस चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर जो एसिटिल कोएंजाइम बनता है, यहाँ से ऑक्जेलो से एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिल करके देखिए वहाँ पर जो उसका H2O यहाँ पर मिल रहा है और ये सिट्रिक अम्ल बनता है और सिट्रिक अम्ल फिर H2O बाहर निकलता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है तो सिस एकोनिटिक अम्ल बनता है और सिस एकोनिटिक अम्ल में फिर H2O एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल का संयोजन होता है और आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग देखते हैं तो जलयोजन से आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। चौथे चरण में आइसोसिट्रिक अम्ल से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं और NAD+ के साथ मिलकर NAD×2H का निर्माण करते हैं और ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल बनता है। क्रेब्स चक्र का जो हमारा 5वां चरण होता है, इस चरण में ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल से जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका बिकार्बोक्सिलीकरण होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल का निर्माण होता है। इसको हम लोग आगे चक्र में फिर दिखाएंगे आपको एक बार। और इस चरण जो इसका 6वां चरण होता है, इस चरण में अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल का ऑक्सीडेटिव बिकार्बोक्सिलीकरण होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है और जिससे सक्सिनिल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र का जो हमारा 7वां चरण है बच्चों, उसमें क्या होता है, इस चरण में सक्सिनिल कोएंजाइम A का फिर जलीय अपघटन होता है और सक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है तथा कोएंजाइम A फिर से उत्पन्न हो जाता है। 8वां जो चरण होता है, सक्सिनिक अम्ल से हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु निकलकर FAD से संयुक्त हो जाते हैं और FAD×2H का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ फ्यूमेरिक अम्ल भी उत्पन्न होता है। इस चक्र का जो 9वां चरण है, इसमें क्या होता है, फ्यूमेरिक अम्ल से जल का एक अणु संयुक्त होकर मैलिक अम्ल का निर्माण करता है। और जो इसका 10वां और अंतिम चरण होता है, उसमें क्या होता है, इस चक्र के अंतिम चरण में मैलिक अम्ल का हाइड्रोजन के साथ वियोजन होता है और NAD×2H का निर्माण हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल बन जाता है जो अगले चक्र के लिए एसिटिल कोएंजाइम के साथ क्रिया करता है। बच्चों, इस चित्र में जो हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा जो पाइरूवेट मिलता है, उसका जब ऑक्सीडेटिव जो उसका ऑक्सीकरण होता है, उसका विघटन होता है, एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है और एसिटिल कोएंजाइम जो है फिर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है जो सिट्रिक अम्ल, अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, मैलिक अम्ल और अंत में पुनः ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। और इस चक्र के जो विभिन्न चरण हैं, इनके बीच में NAD×2H, FAD/H2 या FAD×2H तथा ATP का निर्माण होता है। इसको हम लोगों ने एक दूसरे चक्र के द्वारा भी दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एसिटिल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक अम्ल और फिर ये एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल में परिवर्तित होता है, जो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित होता है। और जब आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो यहाँ पर NAD×2H का निर्माण होता है और यहाँ से NAD×TH जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करके 3 ATP का प्रोडक्शन करता है। ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में डिकार्बोक्सिलेशन होता है और अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल बनता है। ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल अल्फा कीटो ग्लूटोनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिल कोएंजाइम A का निर्माण करता है और यहाँ पर भी NAD×2H का निर्माण होता है, जो कि जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ये प्रवेश करता है और इससे भी 3 ATP का प्राप्ति होती है। सक्सिनिल कोएंजाइम A सक्सिनिल थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित होता है और यहाँ पर भी एक ATP अणु की प्राप्ति होती है। सक्सिनिक अम्ल पुनः जो है, ये जो सक्सिनिक अम्ल होता है, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तित होता है और इस चरण में FAD×2H की प्राप्ति होती है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा 2 ATP की प्राप्ति कराती है। फ्यूमेरिक अम्ल फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल और मैलिक अम्ल मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस चरण में भी NAD×2H की प्राप्ति होती है, जिससे कि 3 ATP की प्राप्ति होती है। इस चक्र में आपको यहाँ पर विभिन्न जो स्तर है वहाँ से 3 ATP, 3 ATP, 1 ATP, 2 ATP और 3 ATP ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं, ये इस चक्र के जो ये बीच का जो भाग है, एक इसको हमने अलग दिखाया हुआ है। ये वो भाग है जो कि जब ग्लाइकोलिसिस, जब एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण हो रहा होता है, उस समय उस
से 3 एटीपी प्राप्त होते हैं और ये जो 12 एटीपी के निर्माण जो होता है वो या 12 एटीपी की जो प्राप्ति होती है वो क्रेब्स चक्र के द्वारा होती है। और 3 एटीपी की प्राप्ति कहाँ पे होती है? जब पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है तो ये 3 की प्राप्ति वहाँ होती है। तो इस प्रकार से पायरुविक अम्ल के विघटन से 3 का जो 2 बार विघटन होता है, 2 पायरुविक अम्ल के अणु प्राप्त होते हैं, 2 बार विघटन होता है, इसलिए 6 अणु एटीपी वहाँ से प्राप्त होते हैं और 12 दूनी 24 अणु क्रेब्स चक्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। हम इसका आगे भी अध्ययन अभी आपको करेंगे। बच्चों हम लोग देखते हैं कि क्रेब्स चक्र जो हमने अभी देखा इसका सारांश क्या है। इसमें हम देखते हैं कि एक क्रेब्स चक्र में एसिटिल कोएंजाइम के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 के 2 अणु निकलते हैं। एक चक्र के द्वारा 3 NAD/2H की प्राप्त होती है जो कि 9 ATP के बराबर होती है। एक FAD/2H की प्राप्ति होती है जो कि 2, जिससे कि हमें 2 ATP प्राप्त होते हैं तथा एक अणुशुद्ध ATP की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरे चक्र के दौरान जो क्रेब्स चक्र होता है, इस पूरे चक्र के दौरान हमें 12 ATP का शुद्ध लाभ होता है। क्योंकि एक ग्लूकोज के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, अतः क्रेब्स चक्र 2 बार होता है और इस प्रकार ऊर्जा की कुल प्राप्ति जो होती है इस क्रेब्स चक्र के द्वारा 24 एटीपी की होती है। अब बच्चों हम लोग जो हमारा जो हमने क्रेब्स चक्र में देखा कि जो ये हमें NAD FAD/2H NAD/2H आदि की प्राप्त हो रही थी, तो इन से जो ऊर्जा होती है ATP होती है किस प्रकार से प्राप्त होती है, ये जो होता है ये हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इसका अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह NAD/2H तथा FAD/2H के रूप में संचित होती है। इस संचित ऊर्जा को उपयोग में लाने हेतु ATP के रूप में परिवर्तित करना आवश्यक होता है और ये जो परिवर्तित करने का जो कार्य होता है ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाता है। जो यह क्रिया होती है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की क्रिया होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होती है। यह एक ऐसा उपापचयी पथ होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है। इस परिवहन तंत्र में जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है इसको हम कई चरणों में इसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला चरण हमारा होता है जिसको हम लोगों ने 4 कॉम्प्लेक्स में, मुख्य रूप से 4 कॉम्प्लेक्स और 5वें कॉम्प्लेक्स का भी हम बात करेंगे। देखते हैं कैसे होता है कि नंबर 1 में जो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स 1 जिसे हम NAD/2H डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? इसमें NAD/2H से इलेक्ट्रॉन का इस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश होता है और ये फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यूबिक्विनोन या कोएंजाइम पर पहुंचते हैं तथा 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स से अंतरा झिल्ली स्थान में आ जाते हैं। इसको हमने यहाँ पर दिखाया है। देखिए यहाँ पर NAD/H2 से कॉम्प्लेक्स जो 1 होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ये जो स्थानांतरण होता है और ये फिर ये यूबिक्विनोन या कोएंजाइम की ओर स्थानांतरित होता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है ये FAD/H2 होता है। इसे हम सम्मिश्र 2 या कॉम्प्लेक्स 2 के नाम से जानते हैं। सम्मिश्र 2 द्वारा जो है ये सक्सिनिक अम्ल से इलेक्ट्रॉन जो होते ग्रहण किए जाते हैं और FAD/2H के माध्यम से यूबिक्विनोन या कोएंजाइम पर पहुंचते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 होता है ये क्या करता है, जिसे हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसे हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स को झिल्ली के अंदर ही कॉम्प्लेक्स 3 पर ले जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 पर पहुंचाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंचते हैं और फिर इन साइटोक्रोम्स के द्वारा इसे साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंचा दिए जाते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 होता है जिसको हम लोग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 4 से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आणविक ऑक्सीजन, देखिए वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि वो जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हैं आणविक ऑक्सीजन पे स्थानांतरित हो जाते हैं जहाँ पर जल का निर्माण होता है। बच्चों हम लोग मुख्य रूप से तो 4 कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करते हैं पर हम 5वें कॉम्प्लेक्स के रूप में ATP सिंथेटेज को भी मानते हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो ATP सिंथेटेज जिसे हमने कॉम्प्लेक्स 5 के रूप में दर्शाया हुआ है ये क्या होता है? ये 2 इकाइयों से बना होता है, CFO तथा F1।
जो कि एक वृंत द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी से जुड़े होते हैं। नीचे एक आप चित्र में देख रहे होंगे कि इस चित्र में एक नीचे का भाग है, एक ऊपर का भाग है। जो ऊपर का भाग होता है इसे हम ऑक्सीसोम्स या F1 कण भी कहते हैं। दूसरे चित्र के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, जो नीले कलर के द्वारा एक लंबी पट्टी दिखाई जा रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः भित्ति होती है, जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी की भित्ति है। और उस क्रिस्टी की भित्ति पे कुछ स्रवंत कण पाए जाते हैं जिनको हम लोग ऑक्सीसोम्स के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सीसोम्स जो होते हैं इसको हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक CFO कण हो गए और इसका एक ऊपर का जो गोल भाग होता है इसको हम लोग F1 पार्टिकल या F1 कणों के नाम से जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि CFO तथा F1 कणों में विभाजित होता है। इन कणों पर ही ADP से ATP का निर्माण होता है। ठीक, NAD इंटू 2H से ATP के 3 अणु बनते हैं, NAD इंटू 2H से ATP के 3 अणु बनते हैं तथा FAD इंटू 2H से ATP के 2 अणुओं का निर्माण होता है। कहाँ होता है? इन्हीं F1 कणों में पर होता है। देखिए वहाँ उस चित्र के द्वारा दिखा रहा है ADP भी ADP से वो जुड़ के फिर ATP का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? F1 कणों में, जिनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। ATP निर्माण की यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण या ऑक्सीसोम्स के अंदर संपन्न होती है। आइए बच्चों, हम लोग अब इस जो हमने श्वसन ऑक्सीडेशन पढ़ा इसका सारांश देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल और 8 ATP अणुओं का निर्माण, 8 ATP की प्राप्ति होती है। फिर जो पायरुविक एसिड अम्ल होता है इसके 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब इस पायरुविक अम्ल का वियोजन होता है, 2 बार वियोजन होगा। 2 पायरुविक एसिड है तो 2 बार इसका वियोजन होगा और प्रत्येक के द्वारा 3 ATP अर्थात कुल 6 ATP की प्राप्ति होती है। और जब 6 ATP की प्राप्त हो तथा जो हमारा फिर जो 2 बार क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है, एक चक्र में 12 ATP की प्राप्ति होती है, 2 चक्रों में 24 ATP की प्राप्त होती है। और इस प्रकार से ये देखिए लिखा हुआ है क्रेब्स चक्र 2 टर्न्स। तो इस प्रकार से इस पूरी क्रिया के द्वारा हमें 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही हमारे ऑक्सीडेशन का सारांश है। अब बच्चों हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के विषय में जान लिया। हमने जो भाग 1 था उसमें हम लोगों ने श्वसन के कई क्रियाधारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी थी। उन क्रियाधारों में हमने जाना था कि श्वसन केवल ग्लूकोज के विघटन से ही नहीं होती, श्वसन की क्रिया केवल ग्लूकोज के विघटन से नहीं होती है, बल्कि अन्य कई कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके विघटन से भी कोशिकीय श्वसन होता है, जिनका कोशिकीय जो श्वसन की क्रिया है उसमें उसका विघटन होता है। वसा का भी हो सकता है, प्रोटीन के विघटन से भी इस क्रिया में प्रोटीन का भी विघटन होता है। तो अर्थात ये जो अन्य सबस्ट्रेट्स होते हैं उनके द्वारा भी ये क्रिया संपन्न होती है। तो जो हमारा श्वसन गुणांक होता है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि विभिन्न इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इनमें श्वसन गुणांक कैसे निर्धारित होता है। श्वसन क्रिया में जो निष्कासित हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अवशोषित जो ऑक्सीजन होती है उस गैस के जो आयतनों का जो अनुपात होता है उसे हम श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट RQ के नाम से जानते हैं। इसको हमने दिखाया है कि क्या है, RQ बराबर निष्कासित CO2 का आयतन अपॉन या बटे अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन, अर्थात इनका जो अनुपात होता है दोनों का, अवशोषित निष्कासित CO2 तथा अवशोषित O2 का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शर्करा का श्वसन गुणांक क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शर्करा का श्वसन गुणांक 1 होता है। कैसे होता है बच्चों? देखिए एक रिएक्शन के द्वारा हमने इसको दिखाया है कि C6H12O6 6O2 इसमें प्रयुक्त हो रही है और 6CO2 ही बाहर निकल रही है। अर्थात क्या हुआ, जितनी CO2 प्रयुक्त हो रही, जितनी CO2 बाहर निकल रही है उतनी ही O2 प्रयुक्त हो रही है। इन दोनों का जो अनुपात कितना आता है? 1 आता है। इसीलिए जो शर्करा होता है इसका श्वसन गुणांक क्या होता है? 1 होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वसा का श्वसन गुणांक क्या होता है। जब हम वसा की रिएक्शन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टेरिक एसिड दिखाया गया है और स्टेरिक एसिड की क्रिया में क्या होता है, 26 O2 प्रयुक्त हो रहे हैं और इस क्रिया में 18 CO2 निकल रहे हैं। अर्थात क्या हुआ, जो CO2 जो उसका जो है और उसका जो ऑक्सीजन है इसका अनुपात 18 बटे जब 26 करते हैं तो इसका जो RQ आता है, श्वसन गुणांक का मान आता है, वह 1 से कम होता है। अर्थात क्या होता है कि जो वसा का श्वसन गुणांक होता है वो 1 से कम होता है।
तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक क्या होता है। कार्बनिक अम्लों के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने दिखाया कि एक ऑक्सैलिक अम्ल है, इसमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसमें 4CO2 निकालता है, और इसमें देखते हैं कि जो CO2 और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 4/1 होता है, अर्थात इसमें श्वसन गुणांक का मान कितना आता है, 4 होता है, जो कि 1 से काफ़ी अधिक होता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनका श्वसन गुणांक क्या होता है, 1 से अधिक होता है। हम लोग बच्चों देखते हैं अब कि मांसल पौधे जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे नागफनी का पौधा होता है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख, जो जिनके तने, जिनकी पत्तियां काफ़ी मोटी होती हैं, मांसल पौधे कहलाते हैं। तो इनमें श्वसन गुणांक का मान क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है श्वसन गुणांक का मान 0 होता है। क्यों 0 होता है देखते हैं, क्योंकि जिसमें जो O2 प्रयुक्त हो रही है और जो CO2 होती है वो क्या होती है, बिल्कुल निकलती नहीं है। इसमें क्या है, एक एसिड का निर्माण हो रहा है, मैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, अर्थात इससे ऑक्सीजन तो प्रयुक्त होती है किंतु निकलने वाली CO2 का आयतन 0 होता है, और इसीलिए निष्कासित जो इसकी जो O2 और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 0.3 अर्थात 0 होता है, और इसीलिए मांसल पौधों का जो श्वसन गुणांक होता है वह 0 होता है। एक लाइन में यदि कहें, चूंकि इसमें CO2 गैस नहीं निकलती है इसलिए इसका श्वसन गुणांक क्या होगा, 0 होता है। अनॉक्सी श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे जानते हैं अनॉक्सी श्वसन हमने पूर्व के भाग 1 में अध्ययन किया, विभिन्न सूक्ष्म जीवों में जो श्वसन होता है अनॉक्सी श्वसन होता है, अर्थात ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होने वाली जो क्रिया होती है उसको हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और जब अनॉक्सी श्वसन की बात करते हैं तो उसमें श्वसन गुणांक का मान क्या होता है, तो जब उसमें देखते हैं तो उसमें जो निकलने वाली CO2 है वो तो होती है किंतु उसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। जैसा पता ही चल रहा है कि अनॉक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थित में हो तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है 0 होता है, और जब 0 को किसी भी डिजिट में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो क्या होता है, उसका मान अनंत आता है। तो यहाँ पर 2 से जब 0 को विभाजित करेंगे तो मान क्या होगा, अनंत होगा। इसीलिए जो अनॉक्सी श्वसन में जब श्वसन गुणांक की बात की जाती है तो अनॉक्सी श्वसन में श्वसन गुणांक का मान हमेशा अनंत होता है। मांसल पौधे और अनॉक्सी श्वसन के श्वसन गुणांक का मान आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले पद की ओर चलते हैं। इस अध्याय का जो हमारा अंतिम जो अगला चरण है, एम्फीबोलिक पथ। क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पथ जिसमें उपचय और अपचय दोनों प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं, एम्फीबोलिक पथ कहलाता है। श्वसन के लिए बड़े मतभेद रहे हैं कि श्वसन को उपचय कहें या अपचय कहें। कहीं कहीं पे श्वसन को एम्फीबोलिक पथ भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, श्वसन की क्रिया एम्फीबोलिक पथ है क्यों है, आइए देखते हैं इसको। श्वसन की क्रिया के लिए ग्लूकोज एक सामान्य क्रियाधार होता है, जिसे हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है। इसे कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। यह सीधे ही कोशिकीय श्वसन की विभिन्न क्रियाओं जैसे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के अलावा कुछ अन्य क्रियाधार जिनको सबस्ट्रेट कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, अन्य कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के अलावा होते हैं, वसा है, प्रोटीन है, ये भी प्रयुक्त होते हैं। ये क्रियाधार श्वसन पथ में प्रयुक्त होने से पूर्व विघटित होकर ऐसे तत्व बनाते हैं जिनका श्वसन पथ में उपयोग किया जा सके। सीधे नहीं ये प्रयुक्त हो सकते हैं, इसलिए ये विघटित होते हैं और ऐसे तत्वों का निर्माण करते हैं जिनका उस श्वसन पथ में उपयोग किया जा सके। हम इसको आगे भी आपको बताते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, श्वसन पथ में प्रवेश करने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जब वसा क्रियाधार का प्रयोग होता है तो वसा क्या होता है, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में विघटित होकर इस क्रिया में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पीएचडी में परिवर्तित होकर इस मार्ग में प्रवेश करता है, और जो हमारा वसी अम्ल होता है वो एसिटिल कोएंजाइम के रूप में श्वसन पथ में प्रवेश करता है। इसको हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 क्रियाधारों एम्फीबोलिक पथ का जो रेखा चित्र दिखाया है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को दिखाया हुआ है। तो यहाँ दिखाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो अगर सरल शर्करा ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। जब वसा की बात करते हैं तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में होता है, और जो ये ग्लिसरॉल होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरॉल इसके रूप में देखिए ये प्रयुक्त श्वसन पथ में यहाँ ऐसे आकर के और इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में फिर पायरुवेट में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार से जो हमारा वसा अम्ल होता है ये देखिए ये एसिटिल कोएंजाइम के रूप में श्वसन पथ में प्रवेश करता है। इसको आगे थोड़ा सा और बताते हैं कि यहाँ पर इस चित्र के बारे में कि ये
एसिटिल कोएंजाइम पुनः वसा अम्ल में परिवर्तित क्यों होता है, इसका हम लोग अभी आगे डिस्कस इसके बारे में करते हैं। प्रोटीन का भी यहाँ देख लेते हैं। जो प्रोटीन होता है वो उसकी डीएमिनेशन की अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है और अमीनो अम्ल के डीएमिनेशन के द्वारा पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और वो फिर इस रूप में कृष्ण चक्र में प्रवेश करता है। तो हम लोग देखते हैं जो वसी अम्ल होता है बच्चों, यहाँ पे देखा था हमने एसिटिल कोएंजाइम के रूप में श्वसन पथ में प्रवेश कर रहा है। प्रोटीन सर्वप्रथम प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा विघटित होकर क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल बनाते हैं और फिर अमीनो अम्ल जो होता है डीएमिनेशन या विअमीनीकरण की क्रिया के द्वारा अपनी संरचना के आधार पर पायरुविक अम्ल या अन्य किसी रूप में क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। जब शरीर को वसी अम्ल, प्रोटीन आदि की आवश्यकता पड़ती है, श्वसन पथ में प्रवेश हो रहा है पर ऐसा लगता है कि नहीं इनकी पुनः आवश्यकता है, तो क्या होता है, श्वसन पथ में इन पदार्थों का विघटन रुक जाता है और जब रुक जाता है तो क्या होता है, अतिरिक्त एसिटिल कोएंजाइम श्वसन पथ से हट जाता है, वसी अम्ल के संश्लेषण हेतु उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार संश्लेषण की यह क्रिया उपचय कहलाती है। इसी प्रकार क्रेब्स चक्र में कई स्थानों पर रिडक्टिव एमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा अमीनो अम्लों का जो चक्रण होता है, जो पुनः निर्माण होता है, जो कि प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से यह भी एक उपचय क्रिया होती है। क्या हुआ कि रिडक्टिव डीएमिनेशन के द्वारा अमीनो अम्लों का पुनः निर्माण होने लगता है। इस प्रकार श्वसन की क्रिया में उपचय और अपचय दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अतः इसे एम्फिबोलिक पथ कहना अधिक उपयुक्त है, न कि केवल अपचय पथ। यहाँ पर देख लीजिए, क्रेब्स चक्र के द्वारा रिडक्टिव डीएमिनेशन होता है और अमीनो अम्ल का पुनः निर्माण हो रहा है और यहाँ पर क्या है, एसिटिल कोएंजाइम जो होता है पुनः वसा अम्ल के रूप में कब होता है, जब इसकी आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं बच्चों, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तापमान 30 से 35 डिग्री तापमान श्वसन के लिए अनुकूलतम होता है, किंतु 40 से 45 डिग्री पर श्वसन दर बढ़ती है और किंतु 45 डिग्री से अधिक होने पर श्वसन की दर कम हो जाती है। जल की मात्रा बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर श्वसन की दर कम हो जाती है। ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा घटने से पौधों की श्वसन क्रिया पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वायुमंडल में यदि ऑक्सीजन की मात्रा 1.9% से भी कम हो जाती है कि तो श्वसन दर घट जाती है। ऑक्सीजन की जब सांद्रता अधिक होती है तो भी श्वसन दर घटती है। यदि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का श्वसन क्रिया पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की दर अधिक होती है। जीवद्रव्य की दशा, पुरानी कोशिकाओं की तुलना में जो नई कोशिकाएं होती हैं उनके जीवद्रव्य के अंदर श्वसन की क्रिया जो होती है अधिक तेजी से होती है। संदमक की उपस्थिति, जो संदमक होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, एजाइड, साइनाइड आदि कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन दर काफी कम हो जाती है। श्वसन क्रियाधारों की बात करते हैं, श्वसन क्रियाधार ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज होता है तो श्वसन दर अधिक होती है, किंतु वसा, प्रोटीन आदि क्रियाधारों की उपस्थिति में श्वसन की दर कम होती है। बच्चों अब हम लोग कुछ इसकी जो श्वसन से संबंधित चित्र देख लेते हैं। क्या चित्र, एक इस चित्र में हमने दिखाया हुआ अनाक्षी श्वसन का चित्र है कि हमें सिद्ध करना है कि अनाक्षी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस चित्र में हम लोगों ने क्या दिया है, इस प्रयोग में ग्लूकोज और ईस्ट का सोल्यूशन एक बीकर में भर दिया है, उसको एक कैप से पैक कर दिया है और एक नली डाल दी है, इसका संबंध यहाँ पर एक जार से कर दिया और इस जार में क्या है, चूने के पानी को भर दिया गया है। क्या देखते हैं कि इससे जो गैस है वो निकलती है और यहाँ पर आती है। कैसे पता, यहाँ पर कुछ गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं और ये एक इससे ये पता चलता है यहाँ पर कोई गैस उत्पन्न हो रही है, पर अब यहाँ पर CO2 ही निकलती है। कैसे पता चले, क्योंकि यहाँ पर जब ये गैस आती है तो इस चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है और हम जानते हैं कि चूने के पानी में जब CO2 गैस प्रवाहित होती है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, इसलिए पता चलता है कि इस क्रिया में CO2 गैस निकल रही है। ये प्रयोग ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको करके देखिएगा। दूसरा प्रयोग हमने दिखाया है, प्रश्न है कि सिद्ध करो कि श्वसन क्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है। इसमें 2 फ्लास्क हमने लिए हुए, एक फ्लास्क में क्या हुआ है, उबले हुए बीजों को भरा हुआ है फ्लास्क ए में, और फ्लास्क 2 में क्या हुआ है, अंकुरित बीजों को डाला हुआ है और दोनों में एक एक थर्मामीटर लगा दिया गया है। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि जो जो उबले हुए बीज थे, अर्थात जो बीज मृत हो गए थे, अर्थात इनमें अंकुरण संभव नहीं था, तो इनमें क्या होता था, इनमें तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है, किंतु जो अंकुरित बीज थे जिनमें
अंकुरण हो रहा था उनके तापमान में कुछ वृद्धि प्रदर्शित होती है। ये क्या होता है, एक दिन में ये इसकी अवधि एक दिन होती है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि श्वसन की क्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है। इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि आपने इसमें काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया होगा, श्वसन के विषय में काफ़ी कुछ आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। बच्चों हम लोग आज के अब गृह कार्य और कुछ क्रियात्मक प्रश्नों के विषय में जान लेते हैं। क्या आपका है, सबसे पहले आपको देखना है ऑक्सीडेशन और अनऑक्सीडेशन में क्या अंतर होता है, इसके विषय में आपको बताना है। ऑक्सीडेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, इसको आपको बताना है। एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं, क्यों। चौथा प्रश्न हमारा है श्वसन गुणांक क्या होता है, मांसल पौधों का श्वसन गुणांक 0 क्यों होता है। पांचवा प्रश्न है बीज भरे गोदाम को खोलने पर गर्मी निकलती है, क्यों। पौधे लगे गमले को रात में सोने वाले कमरे में नहीं रखना चाहिए, ऐसा क्यों किया जाता है, इसके विषय में आपको जानकारी देनी है। श्वसन क्रियाधार क्या होते हैं, हमारा 7वां प्रश्न है कि श्वसन क्रियाधार क्या होते हैं, प्रमुख जो क्रियाधार हैं इनके नाम आपको बताने हैं। और क्रेब्स चक्र के द्वारा कितने एटीपी अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी आपको जानकारी देनी है। आशा है आज के इस अध्याय में आप लोगों ने श्वसन के विषय में काफ़ी कुछ अध्ययन किया होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।